Hello everyone. So today we are going to begin with सबसे important topic of MP that is MP specific. इस सीरीज में हम डिटेल में MP की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी MP के स्पेसिफिक सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए MPPSC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि इतने सारे सोर्सेस हैं और कहीं पे भी कॉन्क्रीट फुल तरीके से सोर्सेस नहीं मिलते, तो बच्चों को एक ही चीज को तीन तीन चार चार जगह से पढ़नी पड़ती, तो वो बहुत वास्ट हो जाता है। तो यहीं पे कोशिश की गई है कि सारे सोर्सेस को कंपाइल करके जो क्रक्स है वो आपको सिंगल वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करने की एक तरीके से पूरा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ एमपी। मतलब एमपी में जो भी आपका भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह है हम सारे देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फिजियोग्राफी, फिजिकल फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना। अब देखिए ये सेंटर में जैसे पहले से मार्क करके रखा है मैंने, ये सेंटर ऑफ या फिर हार्ट ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश, इसका जो रॉक स्ट्रक्चर है, इसका जो पठार है, ये जो एमपी आता है ये जियोलॉजिकली गोंडवाना गोंडवाना लैंड, मतलब लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड एक्चुअली में देखिए, गोंडवाना लैंड क्या है, दो तरीके के लैंड थे। अगर आपने पहले ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आप ज्योग्राफी में एक थ्योरी पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन ज्योग्राफर था, इसने बोला था कि दो कॉन्टिनेंट होते हैं, ऊपर वाला आपका क्या हो गया अंगारा लैंड, नीचे वाला क्या हो गया गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था और एमपी में जो गोंडवाना लैंड के जो रॉक स्ट्रक्चर्स थे वो आपके एमपी में प्योर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एमपी के बारे में हम अगर और थोड़ा डिटेल में फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये मतलब टोटल 9.38% आता है, भारत के टोटल एरिया का 9.38% आता है, और ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक का मीनिंग क्या है, आप देखो एमपी देख सकते हो कहीं पे भी समुद्र तट या फिर सी की ओपनिंग नहीं है, समुद्र की ओपनिंग नहीं है इसमें, है ना। अब देखो एमपी का एक्चुअली में कई बार ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह में क्या है, हाँ इजी है पर पूछ ली जाती है। नॉर्थ में आपका क्या है गंगा प्लेन्स, यहाँ पे कौन सा है गंगा प्लेन्स, गंगा यमुना प्लेन्स है, गंगा यमुना प्लेन्स है ना। अब साउथ में क्या है ताप्ती वैली, ताप्ती वैली, ये यहाँ पे ताप्ती वैली होगी एकदम बाउंड्री पे, और नीचे कौन सा स्टेट है महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र का पठार, है ना। इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट में ये जो माउंटेन इसका नाम है अरावली। अरावली कहाँ से शुरू होता है आपका गुजरात से, ये जाता है दिल्ली तक जाता है। कई बार प्री में ऐसे देखो ये पूछ चुका है एमपी में कि अरावली कितने राज्यों से पास होता है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, न्यू दिल्ली, है ना अरावली। और ईस्टर्न पार्ट पे कौन सा है छत्तीसगढ़ प्लेन्स, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। ये बेसिक इंट्रोडक्शन, आगे चलते हैं। अब देखो हम एमपी के फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि एमपी कितने प्रकार वगैरह में डिवाइडेड है। टोटल एमपी के 7 फिजिकल डिवीजन होते हैं, है ना। 7 मतलब फिजिकल डिवीजन होते हैं। यहाँ पे देखो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट मतलब लिस्ट बना के रखा है और यहाँ पे इसका मैप के थ्रू मैंने बताया। तो से ये सेंट्रल हाईलैंड्स में 5 फीचर्स आ जाते हैं, प्लेटो ऑफ इंडिया, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, मालवा, नर्मदा सोन, और फिर अलग से सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड प्लेटू है। ये आपको देखेगा सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, प्लेटू ऑफ इंडिया, है ना। फिर आपका ये ब्लू वाला पार्ट हो गया बुंदेलखंड, जस्ट बाजू में। बुंदेलखंड में आपका छतरपुर, टीकमगढ़ वगैरह ये सब आ जाएंगे। सेंट्रल इंडिया प्लेटू में ग्वालियर, शिवपुरी, ये सब आ जाएंगे। देखो जब भी आप पढ़ेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, एमपी का पॉलिटिकल मैप अपने सामने खोल के रखिएगा। तो इस लेक्चर को जैसे ही आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप आपके सामने मतलब होना चाहिए, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, है ना। फिर थर्ड में आ जाएगा रीवा पन्ना प्लेटू, ये ग्रीन में बना के रखा है रीवा पन्ना प्लेटू, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फोर्थ आ जाएगा आपका मालवा प्लेटू, ये पर्पल वाला मालवा प्लेटू है ना, मालवा प्लेटू हो गया। फिर
आखिरी वाला आ जाएगा नर्मदा सोन वैली। ये ब्लू में नर्मदा सोन वैली, ये एक्चुअली में रिफ्ट वैली है। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों, सोन नदी यहाँ से फ्लो होती है। तो इसकी एक जो वैली है, देखो नर्मदा इस साइड आती है, सोन यहाँ से निकल के अमरकंटक से निकल के ऊपर साइड जाती है सोन। तो ये जो एक वैली बना है इसको नर्मदा सोन वैली बोलते हैं। इसके बाद सतपुड़ा माइकाल, सतपुड़ा माइकाल ये आ गया अगला डिवीजन। यह सतपुड़ा में हिल्स होते हैं, अलग अलग पर्वत होते हैं, गवालीगढ़, राजपीपला, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। फिर आखिरी जो डिवीजन है एकदम सबसे ईस्टर्न पार्ट में है, यह है बघेलखंड। ये आपका यूपी छत्तीसगढ़ वगैरह के बाउंड्री से लग जाता है बघेलखंड। तो देखिए एमपी में डायरेक्ट 15 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम इसको रट के बना के इसका डिस्क्रिप्शन देना, और आगे हम एक एक फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली यहां तक क्लियर है बात। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, नीमच, है ना। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ एक दो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आते हैं। थ्री में भी पूछ लेता है और मेंस में भी कई बार पूछता है। और ये देखो एमपी की खास बात क्या है कि ये हमेशा फैक्चुअल चीजें पूछता है। तो ये एमपी के टोटल एरिया का, टोटल एरिया ऑफ एमपी, टोटल एरिया ऑफ एमपी, एमपी के पूरे क्षेत्रफल का ये 10.68% है। यहाँ पे किस तरीके की सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल की खास बात क्या रहती है, सबसे सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहती है। पर हाँ यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव मतलब इंसानों की हरकतों के वजह से ये एलुवियल सॉइल एक तरीके से पूरा इरोड हो गया है। इरोड होके ये एक तरीके से इनफर्टाइल बन गया है। यहाँ पे किस तरीके की क्या रीजन है जिसकी वजह से इरोजन होता है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो भेड़ भेड़ वगैरह मतलब चराते वगैरह है, तो जरूरत से ज्यादा जब क्या कैटल रियरिंग वगैरह होता है, भेड़ बकरों का चराना वगैरह होता है, तो जो टॉप सॉइल रहती है, जो मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत जो रहती है, वो एक तरीके से इरोड हो जाती है। बात समझ में आ गया। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काट दिया जाता है, तो सॉइल में जो जो आपके मिट्टी में न्यूट्रिशंस वगैरह रहते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, उसकी मात्रा वगैरह कम हो जाती है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या है, ये एरिया फर्टाइल नहीं है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है, चंबल रिवर। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है चंबल रिवर में, शीट इरोजन, शीट इरोजन, शीट इरोजन। फिर ये एडवांस में क्या हो जाता है, गली इरोजन। परेशान मत होना, अभी बताऊंगा क्या होता है। जब नदी बहती है तो कोई सी भी नदी की एक जो मोटी परत किसी भी सॉइल के ऊपर जो उसके टॉप लेयर को इरोड कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। अब कहीं पे क्या रहता है, नदी का जब नदी का जो फ्लो रहता है वो बहुत जब फास्ट तरीके से होता है, तो क्या रहता है कि, और कहीं पे भी मान के चलो कि जो लैंड एरिया है वो वीक है, तो इरोजन कैसे होगा, ऐसे गड्ढों के फॉर्म में होने लग जाएगा। ये गड्ढों के फॉर्म में यहाँ से नदी बह रही है, ये पूरी नदी बह रही है, गड्ढों के फॉर्म में इरोजन होने लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन। ये दिख रहा है आपको गड्ढे, ये देखो गड्ढे वगैरह दिख रहे होंगे आपको, ये गड्ढे दिख रहे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गली इरोजन। तो इसके वजह से जो पूरा आपका टोपोग्राफिक फीचर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइंस या फिर चंबल बैडलैंड्स। ठीक है, चंबल रेवाइंस वगैरह बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का है, यहाँ पे देखो रेनफॉल कम होती है, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। इसको मैं, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिकली फिजियोग्राफी ऑफ एमपी है, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट ऑफ एमपी भी पढ़ा, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या रेनफॉल होता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसे कि एमपी देखो समुद्र के पास नहीं आता है, तो एकदम इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के भीतर बीचों बीच है, तो यहाँ पे जो समुद्र की लहरें, जो समुद्र की जो हवाएं वगैरह नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वगैरह रहता है ना। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में हमेशा एक्सट्रीमिटीज होती है। एक्सट्रीमिटीज का मीनिंग क्या रहता है कि ठंड, बहुत ज्यादा ठंड होगा, गर्म गर्म मतलब काफी गर्म होता है, इस तरीके का। या आप जितना ऊपर जाते जाएंगे एक्सट्रीमिटीज क्लाइमेट की उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, गेहूं, वीट, मस्टर्ड, सरसों, बार्ली, है ना, ये होता है। किस तरीके का वेजिटेशन
वगैरह निस्पति वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट भी मिलता है, थॉर्न वेजिटेशन वगैरह भी मिलता है ना। तो इसके देखो वेजिटेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या वेजिटेशन। अभी के लिए मान के चलो कि श्रब समझते हैं ना, छोटी झाड़ वगैरह ये सब, या फिर नॉर्मल पेड़ वगैरह, नीम वगैरह, पीपल, ये सारे पेड़ वगैरह मिलते हैं। यहाँ की जो फेमस ट्राइब है सहरिया ट्राइब। तो ये एक इंट्रोडक्शन, हालांकि ट्राइब्स के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन आगे होगा, है ना। ये हो गया आपका प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगला हो गया आपका बघेलखंड प्लेटो। बघेलखंड प्लेटो याद है, ये देखिए बघेलखंड प्लेटो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये बुंदेलखंड प्लेटो। ये ब्लू में जो है ये हो गया आपका बुंदेलखंड प्लेटो, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। बुंदेलखंड प्लेटो के बारे में बात करना है। ये जस्ट सेंट्रल हाईलैंड के राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, जैसे कि बात की थी छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, सागर के भी पार्ट लग जाते हैं कुछ कुछ। और ये आता है 7.75% क्षेत्रफल इसका आता है टोटल एमपी के एरिया का। यहाँ पे देखो मिक्स सॉइल मिलते हैं, मिक्स में आपका एलुवियल मिल जाएगा, ठीक है, लैटेराइट सॉइल मिल जाएगा। एलुवियल सॉइल कैसे, क्योंकि ऊपर गंगा बहती है ना, गंगा के डिपॉजिट्स वगैरह रहते हैं। लैटेराइट सॉइल मिल जाएगा, है ना। कुछ रेड सॉइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स टाइप का मतलब सॉइल रहते हैं। रेनफॉल यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है, 75 to 80 सेंटीमीटर। आगे जानने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि पैटर्न ऐसा क्यों रहता है। अब देखो केन बेतवा मेन रिवर है यहाँ की। अब देखो अभी अगर मैं इससे करंट अफेयर्स को लिंक करूं, करंट को अगर लिंक करूं, तो देखो ये केन है, ये बेतवा, यहां से एक लिंक बनाया जा रहा है केन बेतवा। इस लिंक को हम क्या बोलते हैं, एक परियोजना, मतलब एक तरीके से कैनल बनाया जा रहा है। इस कैनल का नाम है केन बेतवा कैनल, केन बेतवा कैनल। अब देखो इस कैनल को लेके सबसे बड़ा विवाद क्या था कि ये जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं, ये एरिया आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बड़े भाग को इस कैनल के वजह से सबमर्ज कर दिया, हटा दिया जा रहा है, मतलब काफी पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो इस वजह से जो भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट वगैरह रहते हैं, उनने इस चीज को प्रोटेस्ट किया था। हाँ, पर इसके फायदे क्या हो जाएंगे कि ये बुंदेलखंड का जो सूखा एरिया है, ड्राई एरिया, वहां पे पानी पहुंचा देगा, वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज आ जाएगी, वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज आ जाएगी। मेन क्रॉप्स क्या ग्रो होते हैं यहाँ पे, ज्वार, व्हीट, ठीक है, इस तरीके के सूखे वाले क्रॉप्स होते हैं। अब देखो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिद्धा बाबा पीक, सिद्धा बाबा पीक इसका हाईएस्ट पीक है ना। ध्यान रखना बुंदेलखंड का अगर पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, सिद्धा बाबा पीक हो गया। अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे छतरपुर के पास आपके जो एरिया खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो में टेम्पल्स है, बहुत फेमस टेम्पल्स, ये चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था। चाहे यहाँ पे कंदरिया महादेव वगैरह, चतुर्भुज टेम्पल वगैरह, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह ये हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। इसकी एवरेज हाइट, ऊंचाई कितनी है इसकी, मीन सी, एमएसएल मतलब मीन सी लेवल, समुद्र के लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 150 to 400 मीटर्स। ध्यान रखना ये ऊंचा एरिया है। प्लेटू क्या होता है, पठार क्या होता है, जब कोई भी माउंटेन पर्वत पूरे तरीके से एरोड होकर इसकी हाइट कम हो जाती है, जब कोई भी माउंटेन, ये माउंटेन है, ये एरोड होकर इसकी हाइट कम हो गई, तो ये क्या बन जाता है, पठार, पठार या प्लेटू। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू है, ठीक है, यहाँ से विंध्य रेंज वगैरह फ्लो होता है। अब हम अगला बात करेंगे इंपॉर्टेंट, देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा मैं मैप में। अगली बात करेंगे मालवा, मालवा रीजन देखो ये वाला होता है, ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया। इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिए। ये मालवा हो गया, ठीक है, यहाँ पे बघेलखंड, बाकी के नर्मदा सोन वैली, ये सारी चीजें हैं, डिटेल में एक एक करके देखेंगे। अब देखो इसके बारे में हम कुछ खास बातें देखते हैं मालवा प्लेटू के बारे में। ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर कर रहा है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट को कवर कर रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, है ना। अब इसमें से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आ जाएगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे इसमें, राजगढ़, रायसेन, उज्जैन, देवास,
रतलाम, रतलामी सेब बहुत फेमस होते हैं। धार, अभी यहाँ पे डायनासोर पार्क खोला है धार में। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितने परसेंट एरिया रहा है? 28% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का आता है। ये 28% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश अप्रोक्स कौन मालवा प्लेटू कवर करती है। ठीक है, अब इसमें जो रॉक है इस यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली मिट्टी मिलती है ना? क्यों काली मिट्टी मिलती है? क्योंकि देखो, अगर आपने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, उसमें जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था तब एक हॉटस्पॉट है रियूनियन हॉटस्पॉट, उसके ऊपर से जब आ रहा था तब ज्वालामुखी मतलब एक तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, साइलेंट वॉल्केनिज्म था, तो उसके वजह से इस रीजन पे ब्लैक सॉइल। ये फिर आपका डेक्कन प्लेटू, नीचे साइड जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेटू में आपका ब्लैक सॉइल मिलता है ना? अब देखो, ब्लैक सॉइल जहां पे आएगी तो हमें क्या खास बात इसमें ध्यान क्या क्या रखनी है? ये इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। इस पे वीट भी आप उगा सकते हो, सोयाबीन, एमपी याद रखना सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सोयाबीन, इस तरीके की चीजें आप पूरी तरीके से इसमें उगा सकते हो, है ना? इसका ब्लैक सॉइल का एक और नाम है, यूपीएससी में पूछ चुका है, रेगुर सॉइल। यूपीएससी में बहुत पहले पूछा था, रेगुर सॉइल। यहाँ पे आप शुगर केन भी ग्रो कर सकते हो। सॉइल की जब आपकी पूरी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तब आपको और डिटेल में समझ में आएगी चीजों को, है ना? अब देखो, यहाँ पे मेन रिवर्स वगैरह कौन कौन सी फ्लो होती है? चंबल, है ना, पार्वती, शिप्रा के है ना, माही। ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह, ये हो गया आपका मालवा प्लेटू के बारे में। अब हम बात करेंगे रीवा पन्ना प्लेटू। एक बार आप फटाक जल्दी से देख लीजिए, रीवा पन्ना प्लेटू कहाँ पे है? ये रहा ग्रीन वाला। ठीक है, रीवा पन्ना प्लेटू। रीवा पन्ना प्लेटू, इसको हम विंध्य प्लेटू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन माउंटेन्स भी फ्लो होता है। ये देखो, आपका चूने के पत्थर का बना हुआ है, लाइमस्टोन। इसका एक्सटेंशन, इसका खिंचाव का नाम क्या है? कायमुर रेंज। आप मैप में देखते जाइएगा, कायमुर रेंज है ना? ये हाइट, अभी प्लेटू है तो मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली हाइट पे होगा ये रीवा पन्ना प्लेटू। ये एमपी का, इसका टोटल एरिया कितना है? 10.3% ऑफ टोटल एरिया ऑफ एमपी, एमपी के क्षेत्रफल का 10.37% है। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आएंगे? सतना, रीवा, दमोह, पन्ना। ठीक है, अब देखो सॉइल कौन सी मिलेगी? यहाँ पे लैटेराइट सॉइल मिलता है। लैटेराइट सॉइल क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है। बे ऑफ बंगाल का जो ईस्टर्न, मतलब जो ईस्टर्न विंग है, जो ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल आता है, तो सबसे पहले यहीं पे लाया करता है। लाइमस्टोन, जैसे मैंने बताया, विंध्य पहाड़ पूरा आपका चूने से बना हुआ है, तो देखो ऑब्वियसली चूने से बना, तो ऑल द सीमेंट फैक्ट्रीज, सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह जो जो होगी, सीमेंट की आपकी पूरी फैक्ट्रीज यहीं पे मिलेगी। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट वगैरह आपका सतना, इस साइड वगैरह पाया जाता है। पन्ना में डायमंड मिलता है, इंडिया में सबसे फेमस है ये, पन्ना में डायमंड मिलता है। कायमूर रेंजेस वगैरह देखो, मैंने बोला था एक्सटेंशन क्या है? कायमूर रेंजेस। यहाँ से नदियां निकलती, केन्स, ठीक है, केन नदी पास होती है यहाँ से। सोन नदी भी इसे को काट के निकलती है, सोन हालांकि अमरकंटक से निकलती है, और टोस नदी भी इस एरिया से निकलती है ना? अब देखो, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चचई वाटरफॉल। ये एमपी का हाईएस्ट है, ये बीहड़ नदी है। बीहड़ नदी पे चचई वाटरफॉल एमपी का जो हाईएस्ट है वो मिलेगा। और आप इसमें किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? वीट, ज्वार, ऑयल सीड्स। वीट, ज्वार, ऑयल सीड्स आप इसमें बहुत आसानी से और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई होपफुली। आगे चलते हैं। अब आगे की बात होगी अपनी नर्मदा सोन वैली। बड़ा वैली है ये। एक बार आप फिर से मैप में देखिए, ये देखिए, ये ब्लू वाला जो रीजन हो गया जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका हो गया नर्मदा सोन वैली, है ना? ये 26% एरिया ऑफ एमपी आता है, 26% एरिया ऑफ एमपी आ जाएगा, है ना? अब देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे? मंडला, जबलपुर, यहाँ पे कान्हा है, कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा की इसलिए। होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, नर्मदा नदी बह रही है ना? अब देखो ये कैसा है, ये ऊपर आपका विंध्य रेंजेस है, विंध्य, और नीचे आपका टुकड़ों टुकड़ों में सतपुड़ा है, और यहाँ पे आपकी नर्मदा है।
तो ये जो एरिया ये आपका नर्मदा सोन वैली हो गई, है ना, और यहीं से सोन ऊपर साइड निकलती है। बात समझ में आई यहाँ पे? तो देखो ये विंध्य और सतपुड़ा माइकाल रेंजेस के बीच में है। यहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल मिलता है और पैचेस ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब यहाँ पे ब्लैक प्लस एलुवियल सॉइल दोनों ही मिलता है। अब देखो ब्लैक सॉइल तो क्यों मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट डेक्कन प्लेटू के एक्सटेंशन में आता है, ठीक है, डेक्कन के पठार के एक्सटेंशन में आता है ये, और साथ ही साथ नदी बह रही है, तो नदी के पास हमेशा याद रखना एलुवियल सॉइल मिलता है। बात समझ में आती है? यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है 125 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना 300 मीटर एलिवेशन है इसका। आगे चलते हैं, आगे है आपका सतपुड़ा माइकाल रेंज। सतपुड़ा माइकाल रेंज की बात करनी है हमें। अब देखो एक बार देख लीजिए सतपुड़ा माइकाल रेंज, ये देखो सतपुड़ा माइकाल रेंज, ये पहाड़ है एक्चुअली में, पचमढ़ी वगैरह इधर ही लाया करता है। ऐसा है देखो, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, एमपी, ये महाराष्ट्र के, ये पूरा सतपुड़ा टाइप का मैं एक रफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक है और नीचे एक प्लेटू, देखो ये पूरा आपका सतपुड़ा है ना। बात को समझना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हिल्स है जो गुजरात से स्टार्ट होता है, इसका नाम है राजपीपला। जो एमपी में आता है ये बैतूल छिंदवाड़ा वाले साइड में जो है, इसका मतलब नाम है महादेव। और जो नीचे महाराष्ट्र और एमपी के बाउंड्री में आता है, इसका नाम है गवालीगढ़। एमपीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा था प्री में कि सतपुड़ा रेंजेस कितने स्टेट से पास होता है ना। तो देखो इसका आंसर क्या क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में टच होता है, ठीक है, तो 4 स्टेट्स है इसका, है ना। फिर ये देखो ये गैप है एक्चुअली टूटे टूटे में है। फिर ये आपका क्या है, माइकाल, और ये आपका अमरकंटक, ये प्लेटू, ये थोड़ा सा थोड़ा सा अलग है अमरकंटक के, अमरकंटक प्लेटू, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। देखो अमरकंटक की चलो ब्रीफ में बता ही देता हूँ। अमरकंटक में क्या रहता है, ये एक सेंट्रल, जिसको हम रेडियल ड्रेनेज भी बोलते हैं। रेडियल ड्रेनेज मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर्स निकल रही है। ये नर्मदा निकली, नर्मदा का उद्गम स्थल है ये। फिर ऊपर साइड देखोगे तो सोन का भी उद्गम स्थल है, नीचे आईबी, ये सब आपकी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, महानदी की। और भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती, तो एक सेंट्रल पॉइंट से, एक बीच वाले केंद्र बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जब अलग अलग नदियां निकलती हैं, तो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सतपुड़ा माइकाल रेंजेस की बात वगैरह करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और कुछ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी टच होता है, कुछ पार्ट एकदम बाउंड्री में टच होता है ना। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी वगैरह की बात है, 11% टोटल एरिया में आता है। ताप्ती मेन रिवर है, ठीक है, ताप्ती मेन रिवर है। अच्छा ताप्ती कहाँ से निकलती है बताइएगा आप लोग। रिवर सिस्टम तो मैं पढ़ाऊंगा पर आपसे भी सुनना चाहता हूं मैं, है ना। अब देखो रेंजेस क्या है, राजपीपला, गवालीगढ़, माइकाल, महादेव, इसमें हमने ये डायग्राम में डिस्कस किया। ये प्री का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, तो ये है धूपगढ़। ये कहाँ पे, पचमढ़ी, पचमढ़ी को हम क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, हाईएस्ट पीक है। और ये धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर है, बताऊंगा धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर क्या रहता है ना। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कंसेप्ट्स वगैरह है। धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर ये आपको कर्नाटका से मध्य प्रदेश तक खींचता है। रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होती है 125 से 175 सेंटीमीटर, है ना। अब हम आ जाएंगे आखिरी मतलब डिवीजन में, बघेलखंड। बघेलखंड का लोकेशन देखो, ये रहा सबसे आपका येलो में बघेलखंड। 7% ऑफ टोटल एरिया। शहडोल, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में बघेलखंड आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, गोंडवाना और विंध्या रॉक से बना हुआ है, ये गोंडवाना और विंध्या रॉक से बना हुआ है। मेन रिवर जो है यहाँ की सोन नदी, अमरकंटक से निकल रही है। बाणसागर डैम है यहाँ पे, है ना। रेड येलो सॉइल मिलता है, रेड येलो सॉइल, यहाँ पे रेनफॉल 125 टू 175 सेंटीमीटर है। यहाँ की एक सिटी, इसके बारे में खास बात क्या है, सिंगरौली, इसको
एनर्जी कैपिटल या फिर ऊर्जा कैपिटल ऑफ एमपी बोलते हैं, ऑफ इंडिया वगैरह भी बोला जाता है कई बुक्स वगैरह में, पर इसको एमपी तो बोलते ही है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया। अब देखो इसकी सबसे खास बात जो प्री में पूछ सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर रहता है, जो कर्क रेखा, कर्क रेखा इसको दो हिस्सों में बांटती है, बघेलखंड ये है, या आपकी कर्क रेखा निकल रही है 23.5 से, दो पार्ट में बांट रही है इसे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एमपी। अब देखो ये मैंने आपके एकदम फाइनल टाइम रिवीजन के लिए एक चार्ट वगैरह बना के रखा है। सेंट्रल इंडिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन कौन सा रॉक स्ट्रक्चर है, रिवर्स। ठीक है, इस तरीके से जो जो चीजें मतलब अभी हमने डिटेल में डिस्कस की है, उसकी समरी, उसकी समरी आपके सामने ये रही। ठीक है, तो जब भी आप प्री वगैरह देंगे जब भी, तो इस चीज को ध्यान से मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज करना है हमको। ओके, होपफुली यहाँ पे बात समझ में आई। फिर हम चलते हैं इसके बाद अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक देखो, पहला टॉपिक हमने क्या देख लिया फिजियोग्राफी ऑफ एमपी। सेकेंड टॉपिक हमें देखना है क्लाइमेट सीजन, क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ एमपी। ठीक है, क्लाइमेट और एमपी के सीजन्स के बारे में हमें डिटेल में बात करना है। बहुत इजी टॉपिक है, जो आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसकी कोरिलेशन भी है। अब इसके पहले सबसे पहले हमें एक से फिनोमेना समझना है कि वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना, वेदर हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है, वेदर छोटे टाइम के लिए रहता है, मतलब एक वीक, एक महीना, ये इस तरीके का टाइम पीरियड हो गया है ना। ये हमेशा आपका क्या दिखाता है, मोमेंटरी स्टेट, मतलब बहुत जल्दी चेंज होता रहता है वेदर। कभी भी देखो, कभी ठंड पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, बहुत जल्दी ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन स्पेस बहुत ज्यादा जल्दी रहता है, ट्रांजिशन स्पीड, ट्रांजिशन स्पीड इज वेरी हाई वेदर का। ठीक है, वेदर एक्चुअल रियलिटी में हमें जो मिलती है, ठीक है, इस चीज को मैं बताऊंगा, वेदर एक्चुअली रियलिटी में हमें जो मिलती है, जैसे आप गर्मी फील कर रहे हो, ठीक है, तो ये गर्म वेदर हो गया, इस तरीके की चीजें वगैरह मतलब आ जाती है एक तरीके से, है ना। अब देखो ये क्या रहता है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म 20 साल, 30 साल, इतना लंबा लंबा पीरियड रहता है। ठीक है, इसका जो चेंज होता है, डल जो चेंज रहता है वो स्लो प्रोसेस रहता है, और ये किससे इंपैक्ट होता है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे आप देख लो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज फिनोमेना। जैसे आप देख लो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी एनवायरमेंट वगैरह में, तो ये सब क्या है, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह क्या होता है, मतलब ये देखो है एक तरीके से सेम चीज है, पर छोटे टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेन फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एक एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे बोलते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट टाइप क्लाइमेट है। आपका फिर स्पेन में क्लाइमेट कैसा है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। तो इन 5 फैक्टर्स से डिसाइड होता है कि क्लाइमेट, एक किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा बनता है। ठीक है, एक देखो लैटिट्यूड, ये आपका देखो थोड़ा थोड़ा छोटा डायग्राम, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर में जैसे कि हमें पता है कि सन रेज हमेशा आपकी पड़ती है, तो यहाँ पे आपका हॉट वेदर मिलेगा, हॉट हॉट वेदर मिलेगा इक्वेटर में। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो सनरेज कम होने लगेगी, तो यहाँ पे वार्म थोड़ा सा और थोड़ा ठंडा मिलने लगेगा। जैसे आप पोलर साइड में जाओगे, पोलर साइड में क्या आपको एकदम ठंडा मतलब चिल्ड क्लाइमेट मिलने लगेगा, क्यों, क्योंकि सनरेज वहां पे प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाती। तो पहला फैक्टर क्या होगा, लैटिट्यूड। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, पर जनरली हमें ये चीजें समझना है। इक्वेटर पे जो आपका ट्रॉपिकल रीजन वगैरह पे जो मैक्सिमम सनरेज आते हैं, तो उस वजह से सनरेज रेगुलरली आ रहे हैं, तो आपकी वार्म क्लाइमेट, गर्मी बनी रहेगी। ऊपर साइड जो पोलर रीजन पे सनरेज नहीं आ पाते, तो हमेशा आर्टिक, अंटार्कटिक वगैरह बर्फ जमी रहती, तो वो बहुत ठंडे रीजन रहते हैं। पहला फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहा हूं। देखो आप जितने नीचे रहोगे जमीन के पास, तो टेम्परेचर आपका
उतना ही हाई रहेगा। अब जितने हाइट पे चले जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप देखोगे, जैसे आप पहाड़ वाले एरिया में जाते हो, पहाड़ों के एकदम जैसे हिमालय जाते हो, अगर आप लोगों में से किसी ने हिमालय घूमा है, तो ऐसा क्यों होता है, हिमालय का जो बेस रहता है, जो पर्वत का एकदम मतलब जो बेस वाला एरिया रहता है, तो वो आपका गर्म रहता है, वहां पे पेड़ पौधे वगैरह सारी चीजें वगैरह मिलती है। पर जैसे ही आप एक पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर जाने लगोगे, तो बर्फ की मतलब जो उसका जो शिखर वाला जो एकदम एरिया रहता है, जो एकदम टॉप एरिया रहता है, तो वहां पे आपके एक तरीके से पूरे बर्फ बर्फ वगैरह जमे रहते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों रहता है, स्नो कैप से कवर रहता है, ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर आपकी कम होती रहती है। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इसका रीजन क्या रहता है, एडियाबैटिक कूलिंग। अगला हो गया रिलीफ फीचर। मान के चलो ये आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे मॉनसून आया, मॉनसून गया ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका बादल बन गए, रेनफॉल हो गया। अब ये जो हवा थी नीचे उतर के आ गई, तो ये क्या हो गया, जो भी इसने मॉइस्चर गेन किया था, जो भी नमी इसने गेन की थी, वो हाइट में जाने की वजह से यहीं पे रेनफॉल हो गया। और तो इस वजह से यहाँ पे गर्म हवा चली, एकदम सूखी हवा चली, तो ये रीजन गीला हो गया, भीगा होगा, और ये रीजन सूखा हो गया। तो कई बार रिलीफ फीचर जैसे कि पहाड़, ठीक है, प्लेटू, प्लेन, ये सब भी बहुत मतलब मैटर करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो जैसे लास्ट स्लाइड में बताती है, अरावली है, मॉनसून विंड्स आती है, सॉरी, मॉनसून विंड्स आती है, तो मॉनसून विंड्स क्या करती है, अरावली से यहाँ पे टकराती है, और यहीं पे पूरा रेनफॉल होता है, यहीं पे वृष्टि होती है। और अरावली के ऊपर से चढ़ के जब उस तरफ जाती है, तो एकदम सूखी हवाएं चलती है, इसलिए इस रीजन पे आपका थार डेजर्ट, राजस्थान का थार डेजर्ट मिलता है। बात समझ में आई। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई भी रीजन जो समुद्र तट के पास होगा, मान के चलिए मुंबई है, तो कभी भी क्या होगा, सॉरी ये मुंबई है, ये तो आपका सी एरिया हो गया, कभी भी क्या हो जाएगा, ये लैंड एरिया है मुंबई वगैरह, कभी भी क्या होगा कि देखो ये लैंड एरिया है और ये सी एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंशियल हीटिंग होती है। समुद्र की पानी की खास बात क्या रहती है कि इसका स्पेसिफिक हीट हाई रहता है। इसको अगर मैं आसान भाषाओं में समझाऊं, तो समुद्र ज्यादा धीरे धीरे गर्म होता है और लंबे टाइम तक हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखता है। तो इसी वजह से जो फिनोमेना होता है, जो आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज की वजह से समुद्र से जो हवा आती है वो रेगुलर रेनफॉल कराती है। कहाँ पे रेनफॉल कराती है आपकी, जनरली समुद्र तट के बाजू में जो भी शहर स्थित है, जो भी आपकी सिटी जो मतलब है, वहां पे रेनफॉल कराती है। तो ये भी क्लाइमेट को एक तरीके से डिटरमाइन करती है। अब देखो ये क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन करती है, क्योंकि देखो समुद्र की हवाएं जो हमेशा लैंड की तरफ चलती है ना, समुद्र की हवाएं जो तो रात के टाइम पे लैंड की तरफ चलती है, तो समुद्र से जो हवाएं आती है उसमें नमी मॉइस्चर होता है, जब भी वो लैंड के ऊपर आती है रेनफॉल कराती है। अब डेली रेनफॉल हो रहा है, तो टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, तो क्लाइमेट इसका इवन रहेगा। बात समझ में आ रही है। और कॉन्टिनेंट में क्योंकि समुद्र की हवाएं नहीं आ पा रही, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। अब ये आपका अगला रीजन हो गया प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम को थोड़ा सा देखो हमें समझना पड़ेगा। ये अगर आपका इंडिया है, तो यहाँ पे लो प्रेशर, देखो इन ये कंसेप्ट में ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लो प्रेशर है, या मेडागास्कर में हाई प्रेशर है, और यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब हवा चलती है, तो मानसून विंड्स आते हैं और रेनफॉल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम की वजह से भी क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। हालांकि अभी इन फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जो आपका अलग से पूरा कवर्ड हो चुका है। हमें अभी ये सिर्फ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड रिविजन इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि एमपी का थोड़ा सा हमें समझना है। अब हम बात करेंगे एमपी के क्लाइमेट की। देखो एमपी ऐसे कहीं ये सेंटर में स्थित है ना, थोड़ा नीचे हो गया। ये कभी भी देखो जो आपकी रेनफॉल आती है, तो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून, ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया, और ये आपका अरेबियन अरब सागर अरेबियन सी ब्रांच हो गया। तो देखो ये वेस्ट अरेबियन सी जो ब्रांच रहता है मानसून का, वो आपका वेस्टर्न पार्ट पे रेनफॉल कराता है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो ईस्टर्न पार्ट पे रेनफॉल कराता है। बात समझना। अब देखो ये जो पार्ट है अरेबियन सी का, जो ये देखो यहाँ से नमी मॉइस्चर साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी ब्रांच मॉइस्चर लेके आ रहा है, ये वेस्टर्न पार्ट पे स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल कराएगा।
फिर धीरे धीरे जैसे अंदर घुसता जाएगा तो रेनफॉल धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक इसी तरह आप देखोगे कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से पूरा मॉइस्चर लूज करते करते एमपी में यहाँ पे घुसेगा, अंदर जैसे ही घुसेगा तो उस वजह से क्या होगा, ये मार्जिन पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी और जैसे ही अंदर आएगा रेनफॉल कम होती रहेगी। यही रीजन है कि हम क्या देख रहे थे, बघेलखंड वाले रीजन पे, सतपुड़ा वगैरह वैली वगैरह पे जो इस साइड स्थित है, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा, और जैसे ही आप ऊपर साइड बुंदेलखंड वगैरह जाते जाओगे तो रेनफॉल आपकी कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो धीरे 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 अपना मॉइस्चर को लूज करने लगता है जैसे वो कॉन्टिनेंट के अंदर घुसने लगता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्लाइमेटिक डिविजन्स ऑफ एमपी। देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आपका क्या था, रिवीजन था थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए। अब एमपी स्पेसिफिक ये है, एमपी स्पेसिफिक, एमपी स्पेसिफिक टॉपिक ये वाला है, ठीक है, इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहला पहला वाला जो पार्ट पार्ट आएगा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला रीजन। क्लाइमेटिक ये डिवीजन है, 4 क्लाइमेटिक डिवीजन होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपका मालवा, ठीक है, सेकेंड डिवीजन आपका मालवा हो गया। थर्ड डिवीजन हो गया आपका विंध्या, थोड़ा सा ऊपर आएगा विंध्या, है ना, इसका ही पार्ट मान लो विंध्या, विंध्या आ गया, ठीक है। फिर आपका विंध्या और सतपुड़ा, माउंटेन बना दे रहा हूं, विंध्या और सतपुड़ा आपका एक ही डिवीजन में आता है, माउंटेन डिवीजन में। थर्ड डिवीजन आपका क्या हो गया, विंध्या सतपुड़ा। फर्स्ट नॉर्दर्न प्लेन, सेकंड मालवा, थर्ड विंध्या सतपुड़ा, और फोर्थ डिवीजन आपका क्या आ जाएगा, नर्मदा वैली। देखो जो अपन ने वहां पे पढ़ा था उसी से ही रिलेटेड है पूरी एक तरीके से, है ना। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये ऊपर साइड है, दूर दूर तक समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मीनिंग क्या रहता है, समर बहुत ज्यादा हॉट होगी और विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होगी। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे आपका बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना प्लेटू, ये सारी चीजें वगैरह आ जाएगा। सी के वजह से मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वगैरह है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब आपका आ जाएगा मालवा, ये वाला रीजन मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू में आप देखोगे कि इसको रेनफॉल वगैरह कहाँ से मिलता है आपको, अरेबियन सी वाले ब्रांच से। अच्छा यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती रहती है, क्यों, मैंने प्रीवियस स्लाइड में रीजन बताया, है ना। तो अरेबियन सी वाले ब्रांच की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, ये समर स्लाइटली हॉट रहता है, समर स्लाइटली हॉट रहता है, और विंटर मॉडरेट रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये तो ऊपर साइड ये धीरे 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 सी के पास, सी के थोड़े से नजदीक है, तो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है इस पे थोड़ा बहुत पड़ेगा, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा एक्सट्रीम हमें क्लाइमेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगली बात हम करेंगे विंध्या की, ठीक है। तो देखो हमेशा जब अपन हाइट पे देखेंगे, हाइट पे जैसे देखेंगे पहाड़ विंध्या सतपुड़ा वगैरह में, आप अगर आप देखोगे तो विंध्या सतपुड़ा हो गया, और यहाँ पे अगला डिवीजन आपका हो गया नर्मदा। ये कॉमन ही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है। विंध्या सतपुड़ा हिली रीजन वगैरह में आप मतलब इसमें खास बात आप क्या देखोगे कि यहाँ पे समर और विंटर बैलेंस रहता है, समर एंड विंटर बैलेंस रहता है। अब ऐसा क्यों रहता है हाइट में, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, तो समर पे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता और विंटर पे भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा ही मतलब थोड़ा सा ठंडे ठंडा टाइप का ही क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, है ना। अब देखो जितने भी मेजर हिल स्टेशन है जैसे कि पचमढ़ी, ये सब सतपुड़ा वगैरह पे ही लोकेटेड है। बात समझ में आ रही है। अब हम बात कर ले रहे हैं नर्मदा वैली की, है ना। अब देखो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि देखो जैसे कि पता है हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज डायरेक्टली लाई करती है,
सनरेज डायरेक्टली हिट करती है, तो यहाँ पे जो समर रहेगा एक्सट्रीमली हॉट, समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, पर क्योंकि समर एक्सट्रीमली हॉट है तो यहाँ पे विंटर कर्क रेखा पे लाई कर रहा है, तो विंटर यहाँ पे मॉडरेट रहता है। पर हाँ, हमने क्या देखा था, हमने इसके पहले क्या देखा था, नॉर्दर्न प्लेन्स पे बुंदेलखंड वाले रीजन पे जितना समर जितना मतलब आपका हॉट रहेगा उतना विंटर भी कोल्ड रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो इस वजह से उसको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट्स बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है नर्मदा वैली पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रहा है तो समर्स एक्सट्रीमली हॉट हो रहा है और विंटर्स इसके मॉडरेट हो रहे हैं। यहाँ तक होपफुली आप सभी को बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक की हमें बात करना है कि एमपी के सीजन्स वगैरह क्या क्या है। एमपी में सीजन देखो, जैसे इंडिया में पता है किस तरीके की सीजन होता है, समर सीजन ग्रीष्मकाल, ठीक है, विंटर सीजन, रेनी सीजन और स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, आपका ऑटम स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं। तो हम एमपी के सीजन्स वगैरह की बात करते हैं। एमपी में हमें 3 मेजर सीजन्स देखने को मिलेंगे। एक तो समर सीजन, इसको लोकल लैंग्वेज में उनाला भी बोलते हैं, फ्री में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो ये कब मिड मार्च से स्टार्ट होता है, मिड मार्च से स्टार्ट होता है और जुलाई एंड तक जाता है। मिड मार्च से स्टार्ट होके जुलाई एंड तक जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे सबसे जो गर्म गर्म वाला एरिया कौन सा रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन यहाँ पे सबसे गर्म रहता है, क्योंकि सनराइज सनरेज यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है, सनरेज डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। अगले सीजन की बात करते हैं हम, इसको रेनी सीजन या फिर हम चौमासा भी बोलते हैं, चौमासा वगैरह भी बोलते हैं। अब देखो एमपी का जो जनरल पैटर्न है, दो तरीके से मान के, एक मैं रफ डायग्राम टाइप बना रहा हूँ एमपी का, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच से आता है, और ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। तो यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी ऑब्वियसली, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, फिर धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल लूज कर जाएगा। इसी तरह अरेबियन सी पे ज्यादा मतलब रेनफॉल, ये वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा रेनफॉल होगी अरेबियन सी के ब्रांच की वजह से, और ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होता है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम जो रेनफॉल एमपी को मिलता है अबाउट 70 to 60% बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से मिलता है, और कुछ पार्ट 30-20% आपका अरेबियन सी वाले ब्रांच से मिलता है ना। अब ये कब स्टार्ट होता है आपका, मिडिल जून, मिडिल जून से स्टार्ट होता है ना, और जुलाई तक, मिड मिड जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट वीक मिड जुलाई तक पूरी तरीके से एमपी में मानसून आ जाता है, और अक्टूबर नवंबर तक जब तक विंटर सीजन स्टार्ट नहीं रहता तब तक ये सीजन आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका विंटर सीजन। ये जनरली आपका क्या रहता है कि आपका ये स्टार्ट होगा अक्टूबर नवंबर से और फरवरी मार्च तक जाता है, फरवरी मार्च तक जाता है। फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने लग जाता है। ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेट्स जो रहेगा आपका, जो शिवपुरी बुंदेलखंड वगैरह, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वगैरह है, तो उसमें क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज बहुत ज्यादा रहेगी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। इसका हमने डिटेल में डिवीजन हमने प्रीवियस स्लाइड्स वगैरह में पढ़ लिया, कौन सी एरियाज में ठंड रहेगा, कौन सी एरियाज कैसा गर्म रहेगा, है ना। अब देखो ये तो सारी चीजें हो गई आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री में भी पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भिंड। भिंड बताइए आप लोग कौन से प्लेटू में आएगा, कहाँ पे आएगा भिंड, है ना। यहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल होता है, रीजन क्योंकि बे ऑफ बंगाल का ब्रांच यहाँ पे पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से सूख जाता है, ठीक है। लोएस्ट रेनफॉल होता है। पचमढ़ी हाईएस्ट, हाईएस्ट, ये देखो हर साल थोड़ा ऊपर नीचे चेंज वगैरह होता रहता है, पर जनरली यही रहता है। हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, ऑब्वियसली ऊपर साइड कॉन्टिनेंटल रीजन वगैरह रहेगा, ये है छतरपुर। कई बार विदिशा में गंज बसोदा भी हो जाता है, पर लेटेस्ट लेटेस्ट डेटा के हिसाब से छतरपुर है ना। एमपी में एवरेज रेनफॉल कितना है, एवरेज रेनफॉल कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल, ठीक है। ये हमें पता है कि वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल कम होगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट
जो आप लोग पढ़ते हो रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, जो मानसून लौटता है। देखो ये अपना एमपी है, अगर मान लो ये मानसून आ रहा है, ये अरेबियन सी ब्रांच है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे सितंबर तक ये मानसून लौटने लगता है तो विंड्स उल्टी चलने लगती है। क्यों उल्टी चलने लगती है? इसके रीजन के लिए इंडियन ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, आईटी सीजन नीचे आने लगता है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो ये रिट्रीटिंग मानसून है, ये आपके प्री में क्या पूछेगा कि रिट्रीटिंग मानसून का एमपी में नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? मवाथा, इंपॉर्टेंट नाम है मवाथा। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट रहेगा। तो ये आपके एक तरीके से पूरा होलिस्टिक कवरेज हो चुका है किसका? एमपी के फिजियोग्राफी का और एमपी के क्लाइमेट का। थैंक यू सो मच।